फायर ब्रिगेड के आदमी और चंद पुलिस एहलकार मलबा हटा रहे थे। उसके साथ ही पुलिस ऑफिसर ने लोगों से पूछगछ शुरू कर दी थी। इस गली में रहने वाले के बयान के मुताबिक इस कोठी में एक खूबसूरत औरत रहती थी, जिसके थोड़े ही अरसे पहले यह कोठी किराए पर ली थी। उसके साथ कभी कभी एक आदमी भी आया करता था। वो आदमी कभी किसी गाड़ी में आता और कभी रिक्शा चलाता हुआ। एक आदमी ने 2 औरतों के बारे में बताया था। एक चादर ओढ़ती थी और दूसरी बुर्का पहनती थी, लेकिन उनके चेहरे बहुत कम लोगों ने देखे थे। बाद लोगों ने यह भी बताया था कि इस कोठी में रहने वाले कई रोज तो यहाँ आते ही नहीं थे और कोठी खाली रहती थी। एक तरफ पुलिस ऑफिसर लोगों से पूछगछ कर रहा था, दूसरी तरफ मलबा हटाने का काम जारी था। गहराल के मलबे से एक पजेरो और एक रिक्शे के ढांचे मिले थे और फिर ये इंकिशाफ ज्यादा सिंसरीखेज साबित हुआ कि एक जगह मलबे के नीचे से 2 जले हुए इंसानी ढांचे भी मिले हैं। पुलिस ऑफिसर फौरन वहां पहुंच गए। मलबे को बड़ी एहतियात से पूरी तरह हटाया गया। 2 इंसानी ढांचे थे जिनकी बाद हड्डियां भी जलकर राख हो चुकी थी। उन ढांचों पर गोश्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जली हुई हड्डियों के ढांचों से ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि वो दोनों मर्द थे या उनमें एक औरत और एक मर्द था या दोनों औरतें थी। उन ढांचों को उठाने की कोशिश की गई तो वो बिखर गए। नीम सूख्ता हड्डियों को बड़ी एहतियात से एक चादर में समेटकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया। दोपहर के 12 बज गए। लोग अब भी बड़ी तादाद में आसपास की गलियों में मौजूद थे। फायर ब्रिगेड वाले जा चुके थे, अलबत्ता पुलिस वाले एक अफीसर की निगरानी में मलबा हटा रहे थे। इसी तरह उस गली की कोठी में रहने वाला एक आदमी और शख्स पुलिस ऑफिसर के पास आया। वो गालबन माली था। बैलाजा खद्दर का कुर्ता और धोती बांधी हुई थी। खटारा थी साइकिल के कैरियर पर घास काटने वाली मशीन भी रखी हुई थी। ये नूरदीन मालिक है जनाब, उस आदमी ने कहा। ये इस इलाके की कोठियों में काम करता है। उस औरत को ये कोठी इसी ने किराए पर दिलवाई थी। अच्छा, तो तुम प्रॉपर्टी डीलिंग भी करते हो? सब इंस्पेक्टर ने नूरदीन को घूरा। मैं 15 साल से इस इलाके में काम कर रहा हूँ जनाब, नूरदीन ने जवाब दिया। यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मुझ पर एतमाद करते हैं। बाज़ लोग अपनी कोठियां किराए पर उठाने के लिए मुझे कह देते हैं, इस तरह मुझे भी 4 पैसे मिल जाते हैं। मैं और बिल्ला सब्जी वाला मिलकर ये काम करते हैं। ये कोठी तुमने किसको किराए पर दी थी? सब इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। एक जवान औरत थी जी, उसने बताया था कि वो एक रिटायर्ड एसपी की बीवी है। नूरदीन ने कहा। एसपी के ओहदे से रिटायर होने वाले शख्स की उम्र 60 साल से कम नहीं हो सकती। उसकी बीवी जवान कैसे हो सकती है? सब इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। हो सकती है जी, नूरदीन बोला। बड़े लोग तो 2-2, 3-3 शादियां कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, सब इंस्पेक्टर बोला। कोई किरायानामा भी लिखा गया था? आओ जी, नूरदीन ने कहा। बिल्ला सब्जी वाला बड़ा कानूनी आदमी है, वो हर काम कानून के मुताबिक करता है। उसने वकील से किरायानामा टाइप करवाया और मलिक साहब के दर पर बैठकर उस किरायानामे पर दस्तखत हुए थे। मलिक साहब कौन है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। इसी कोठी के मालिक हैं जी, बागबान बुरे में रहते हैं। उन्हें तो अभी इतला भी नहीं मिली कि उनकी कोठी जल गई है, नूरदीन ने कहा। मलिक साहब का कोई टेलीफोन नंबर है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। आओ जी, नूरदीन ने कहते हुए जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाल ली। कसरत इस्तेमाल से यह नोटबुक खासी बोसिंदा हो चुकी थी। इसमें कहीं तो पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, कहीं किसी का एड्रेस था और कहीं फोन नंबर लिखे हुए थे। उसे मलिक साहब का फोन नंबर बताया, जिसे सब इंस्पेक्टर ने नोट कर लिया। सब इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबलों को वहीं छोड़ दिया और बाकी पार्टी को लेकर थाने आ गया और एसएचओ को रिपोर्ट देने के बाद फोन का रिसीवर उठाकर मलिक साहब का नंबर डायल करने लगा। कॉल खुद मलिक साहब ने रिसीव की थी। मैं गुलबर्ग थाने से सब इंस्पेक्टर हामिद बात कर रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर ने कहा, क्या ये कोठी आपकी है? उसने कोठी का नंबर बताया। जी हाँ, कोठी तो मेरी है। कुछ अर्सा पहले मैंने कोठी एक रिटायर्ड एसपी को किराए पर दी थी, लेकिन क्या बात है, आपकी कोठी को आग लग जाने से राख का ढेर बन चुकी है। मलबे में से 2 लाशें भी मिली हैं। आप थाने आ जाएं और किरायानामा भी साथ लेते आएं, सब इंस्पेक्टर ने कहा और फोन बंद कर दिया। मलिक साहब तकरीबन 1.5 घंटे बाद थाने पहुंच गए। वो 50-55 की उम्र का कदरे बारी भरकम आदमी था। सफेद दाढ़ी जिसमें चंद बाल काले भी थे, माथे पर निशान उनके नमाजी होने की गवाही दे रहा था। वो गालबन अपनी कोठी का मलबा देख कर आए थे। चेहरे पर यतीमी बरस रही थी। मेरी कोठी को आग कैसे लगी? उसने आते ही पूछा। ये तो मालूम नहीं हो सका, सब इंस्पेक्टर ने कहा। हमें सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि आपने वो कोठी कब और किसको किराए पर दी थी। एक रिटायर्ड एसपी हैं जी, उनकी बेगम मेरे पास आई थी। किरायानामा उसी के नाम है, ये देखिए। मलिक ने ब्राउन रंग के एक लिफाफे में से कुछ कागजात निकालकर उसके सामने रख दिए। ये स्टाम्प पेपर पर कोठी का किरायानामा था। उस किरायानामे की रूह से 8,000 रुपए महाना तय हुआ था और 50,000 रुपए बतौर फिक्स डिपॉजिट लिए गए थे, जबकि 3 महीने का किराया एडवांस के तौर पर लिया गया था। उस किरायानामे पर कमिश्नर की मोहर और दस्तखत भी सब थे। किरायानामे के साथ किराएदार का शिनाख्ती कार्ड भी मुंसलिक था। कार्ड का वो हिस्सा ऊपर था जिस पर नाम और पता वगैरह लिखा होता है। साबरा सुल्तान जोजा मुराद अली, एड्रेस वसनपुरे के एक मकान का था। सब इंस्पेक्टर ने शिनाख्ती कार्ड पलट कर देखा। कार्ड होल्डर की तस्वीर नहीं थी। कौमी शिनाख्ती कार्ड पर खवातीन की तस्वीर को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया था। सब इंस्पेक्टर एक बार फिर कार्ड पलट कर देखने लगा। साबरा सुल्ताना की तारीख 25 फरवरी 1940 की थी, जिसका मतलब दादी उसकी उम्र इस वक्त 55 से ऊपर थी।
मलिक साहब, सब इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपने जिस औरत को ये किराए पर कोठी दी थी, क्या आप उसे जानते हैं कि उसकी उम्र क्या होगी? ये कोठी मैंने बिल्ला सब्जी वाले की मार्फत किराए पर दी थी। मलिक ने जवाब दिया। वो जवान औरत थी, उम्र 27-28 साल रही होगी। हुलिया कैसा था? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। जवान और खूबसूरत थी, मलिक ने कहा। और हुलिया बताने लगा। जब सब इंस्पेक्टर ने नोट कर लिया, इस शनासी कार्ड के मुताबिक आपने जिस औरत को ये कोठी किराए पर दी थी, उसकी उम्र तकरीबन 55 साल है। क्या आपने किरायानामे पर दस्तखत कराते वक्त शिनाख्ती कार्ड नहीं देखा था? मलिक उछल पड़ा, उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। वो सब इंस्पेक्टर से कागजात लेकर शिनाख्ती कार्ड देखने लगा। क्या आपको मालूम नहीं कि तस्दीक किए बगैर किसी को मकान किराए पर देना जुर्म है? सब इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हमें इतला मिली थी कि बदनाम जमाना मुजरिम शारिक और समीना इस कोठी में रोपोश थे। आपने औरत का जो हुलिया बताया वो भी समीना से मिलता जुलता है। हम उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ छापा मारने आए थे, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले कोठी को आग लग चुकी थी और वह पूरी तरह शोनों की लपेट में थी। बल्बे से जली हुई 2 लाशें बल्कि जली हुई हड्डियां मिली हैं, जिनसे मरने वालों की शनाख्त मुमकिन नहीं। शुबह है कि वो समीना और शारिक थे, जिन्हें आग लगने के बाद बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका और वो दोनों भी जलकर राख हो गए। अब बात आपकी है। सब इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। वो दोनों संगीन तरीन वारदातों में कानून को मतलूब थे और आपने तो कोठी किराए पर दी थी। और आप जानते हैं कि इसी मुजरिम को पनाह देना भी संगीन जुर्म है। मैं बेकसूर हूँ। मलिक का चेहरा खौफ से बिल्कुल सफेद पड़ गया, जैसे सारा खून नुचर गया हो। बिल्ला सब्जी वाला काबिल एतमाद आदमी है। मैंने पहले भी 1-2 मरतबा उसके तवस से कोठी किराए पर दी थी। कमी किराएदारों से कोई शिकायत नहीं हुई। बिल्ला यकीनन उस औरत को जानता होगा। वो दुआ मालूमकारी लेंगे, सब इंस्पेक्टर बोला। लेकिन आप भी बले जिम्मा करार नहीं दिया जा सकते। आप यहाँ बैठिए, मैं SHO साहब से बात कर लूं। सब इंस्पेक्टर ने पहले कांस्टेबल को बिल्ले सब्जी वाले और नूरदीन माली को बुलाने के लिए भेज दिया और खुद उठकर SHO के कमरे में आ गया और उसे कागजात दिखाते हुए बोला, माली ने और मलिक साहब ने जो लिया बताया है उससे तो ये साबित होता है कि वो कोठी समीना ने किराए पर ली थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रिटायर्ड SP मुराद अली की बीवी का शिनाख्ती कार्ड उसके पास कहां से आया? SP मुराद अली की बीवी का शिनाख्ती कार्ड? SHO ने उसी नजरों से उसकी तरफ देखा। जी हाँ, ये देखिए। सब इंस्पेक्टर में कागजात उसके सामने रख दिए। SHO कागजात देखने लगा, फिर उन्हें मेज पर एक तरफ रखते हुए बोला, इस कार्ड पर एड्रेस वसनपुरे का है, लेकिन मुराद अली साहब गुज़िश्ता 3 साल से गुलबर्ग में ही रह रहे हैं। मैं उनसे फोन पर बात करता हूँ। उसने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। लाइन मिलने में देर नहीं लगी। वो तकरीबन 5 मिनट तक बात करता रहा, फिर रिसीवर रखकर सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, उनका कहना है कि कुछ चंद सा पहले की बेगम का शिनाख्ती कार्ड कहीं गुम हो गया था। वो यही समझ रहे थे कि कार्ड गाड़ी में कहीं इधर उधर रख दिया गया होगा, क्योंकि उसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए उसकी तलाश पर तवज्जो नहीं दी गई थी। वो आधे घंटे में यहाँ आ रहे हैं। तुमने माली और सब्जी वाले को बुलाया? कांस्टेबल को भेजा है सर, सब इंस्पेक्टर ने कहा। बंद कर दो उन दोनों को और कोठी के मालिक को भी बिठाए रखो, SHO ने कहा। यस सर, सब इंस्पेक्टर बोला। ठीक उसी वक्त कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। ये उन दोनों में से एक था जिन्हें आते से तक कोठी के मलबे की निगरानी के लिए छोड़ा गया था। क्या बात है हफीज? सब इंस्पेक्टर ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। शारुस कोठी के नीचे एक तय खाने का इंकिशाफ हुआ है, कांस्टेबल हफीज ने बताया। मलबे में एक जगह से अचानक ही शोले उठने लगे थे। मैं पानी की बाल्टी लेकर वहां पहुंचा, आग बुझा दी, फिर 1-2 लकड़ियां इधर उधर डाई दूर के नीचे तहखाने की सीढ़ियां नजर आई। मैं आपको रिपोर्ट देने के लिए चला आया। ओह, सब इंस्पेक्टर चौंक गया और SHO की तरफ देखने लगा। चलो मैं भी चल रहा हूँ। SHO भी कुर्सी से उठ गया। वो दोनों थाने से बाहर आकर जीप में बैठ गए और कोठी की तरफ रवाना हो गए। उस जगह से मलबा हटवा दिया गया जहाँ तहखाने का इंकिशाफ हुआ था। नीचे सीढ़ियां थी जिनकी इख्तिताम पर दरवाजा था। दरवाजा अगरचे लकड़ी का था लेकिन पूरी तरह नहीं जला था। शायद आग पूरी तरह नीचे नहीं पहुंची थी। दरवाजे का कुंडा सलामत था जिसमें ताला भी लगा हुआ था। SHO के इशारे पर एक कांस्टेबल ने सीढ़ियों पर उतरकर ताला तोड़ दिया। उसके साथ ही यूं लगा जैसे जानूं का दरवाजा खुल गया हो। गर्म हवा के थपेड़े तय खाने से निकल रहे थे। उन्हें तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान एक ताज का भी बंदोबस्त कर लिया गया। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तय खाने में उतर गए। ताज इंस्पेक्टर के हाथ में थी और उसकी रोशनी में चारों तरफ देख रहा था और फिर वो चौंक गया। रार की रोशनी में फर्श पर पड़ी हुई कोई चीज चमक रही थी और जब उसने झुककर वो चीज उठाई तो उसकी आंखें भी चमक उठी। वो सोने का एक बिस्किट था जो गर्मी से पिघल गया था। वो टार की रोशनी एक बार फिर गर्दश करने लगी। उन्हें तय खाने के फर्श पर सोने के 11 बिस्किट मिले थे। वो तय खाने से बाहर आ गया। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर थाने के फोन पर DSP से बात कर रहा था। उससे अगले रोज तमाम अखबारात की हेडलाइन बड़ी सनसनीखेज थी। तबाही का देवता शालिक और बर्बादी की बेबी समीना आग में जलकर राख हो गए। हर अखबार ने अपने अपने दौर पर तफसीलात शाया की थी। हेडलाइन के अलावा अखबार के कम अज कम 2 सफ़े शारग और समीना ही की खबरों से भरे हुए थे। एक अखबार ने तो उसकी पूरी सवाने शाया कर दी थी।
कि किस तरह उसे 12 साल की उम्र में अपने माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में सजा हुई और सजा काटकर जेल से रिहा होने के बाद उसने किस तरह पुलिस और बाज दीगर लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी और किस तरह उसने समीना को ब्लैकमेल करके अपने साथ मिलाया था। अखबारात में शारिक के बारे में बहुत से ऐसे लोगों के इंटरव्यूज भी शाये हुए थे जिन्हें शारिक जानता नहीं था। समीना के वालिद का इंटरव्यू और उसकी छोटी बहन और भाई के तासरात भी शाये हुए थे। वो अखबार ऐसे थे जिन्होंने फैसलाबाद में समीना के कॉलेज की प्रिंसिपल, बाज लेक्चरार्स और शागिर्दों के इंटरव्यू भी शाया किए थे। उन सब ने समीना को बेहद शरीफ, खुश इखलाक और रहम दिल करार दिया था और इस बात पर भी हैरत का इजहार किया था कि वो शारिक जैसे शख्स की हाथ कैसे लग गई। शारिक के बारे में भी मुख्तलिफ आरा थी। बाज लोगों ने उसे जालिम और बेरहम करार दिया था, जबकि अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक थी कि शारिक बेगुनाह था। उसके साथ ज्यादतियां हुई थी और वह हथियार उठाने पर मजबूर हो गया था। अखबारात में उसी हवाले से लंबे चौड़े इदारिये भी शाये किए थे और तकरीबन हर अखबार ने यह सवाल उठाया था कि शारिक मुजरिम कैसे बना। जिस शख्स ने जेल में रहकर तालीम हासिल की हो, जेल में उसका किरदार काबिल तारीफ और बेमिसाल रहा हो, वो जेल से बाहर आकर इतना मुजरिम कैसे भर गया। बाज़ अखबारात ने तो कानून के मुआफिजों को उसका जिम्मेदार ठहराया था, जो अपने जाती मफाद के लिए एक शरीफ इंसान को भी शारिक जैसा खतरनाक मुजरिम बनने पर मजबूर कर देते हैं। शारिक ने सब कुछ तफसील से पढ़ा और जायद अब इस पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। उसने हेडलाइन वाली खबर एक बार फिर तफसील से पढ़ी। ये खबर पुलिस के जराये से शाये की गई थी। इस खबर के मुताबिक गुलबर्ग के एसपी को इतला मिली थी कि खतरनाक मुजरिम शारिक और उसकी साथी समीना गुलबर्ग के इलाके में किसी जगह रोपोश है। एसपी की हदायत पर पुलिस की एक खुसूसी पार्टी तश्कील दी गई, जिसने शारिक और समीना के बारे में इंतहाई राजदारी के साथ तहकीकात शुरू कर दी। चंद रोज पहले गुलबर्ग में कदीर नामी एक आदमी पुलिस मुकाबले में मारा गया था। कदीर के बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि वो रिक्शा चलाता है और अचले में रिहाइश पजीर है। पुलिस कदीर के बारे में तहकीकात करती रही और गुज़िश्ता रोज ये सनसनी खेज इंकशाफ हुआ कि कदीर भी शारिक के लिए काम करता था और टेलीफोन पर उसका शारिक से राब्ता था। पुलिस पार्टी ने उस टेलीफोन के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो टेलीफोन गुलबर्ग की एक कोठी का है। गुज़िश्ता रात एसपी की तश्कील करदा पार्टी उस कोठी पर छापा मारने का प्रोग्राम बना रही थी कि सब इंस्पेक्टर अहमद की निगरानी में पुलिस की एक पार्टी उस तरफ पहुंच गई। उस पार्टी को कोठी की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ताकि शारिक और समीना फरार ना हो सके। लेकिन पुलिस पार्टी जब वहां पहुंची तो आग कोठी को लग चुकी थी और कोठरी मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में थी। बाद में पुलिस को उस कोठी के मलबे में से 2 इंसानी ढांचों की जली हुई हड्डियां मिली। पुलिस का दावा है कि वो समीना और शारिक ही थे जिन्हें कोठी से निकलने का मौका नहीं मिल सका और वो आग में जलकर राख हो गए। पुलिस को कोठी के गैराज से एक जली हुई पेजेरो और एक रिक्शे का ढांचा भी मिला। पेजेरो की चेसिस नंबर और इंजन नंबर से ये तस्दीक हो गई कि ये पेजेरो हाजी अब्दुल्ला की मलकियत है, जो कुछ अर्सा पहले गन पॉइंट पर छील दी गई थी। कोठी के तय खाने से थोड़ा बहुत सोना भी मिला है। चंद रोज पहले शारिक और उसके साथियों ने गंडा सिंहवाला के करीब स्मगलरों की एक पार्टी पर हमला करके उनसे 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना छीन लिया था, जो भारत को स्मगल किया जा रहा था। ख्याल है कि वो सोना इसी कोठी के तय खाने में रखा हुआ था और बाद में किसी वक्त वहां से कहीं और मुंतकिल किया गया था और गालिबन उस मुंतकिली के दौरान सोने के चंद बिस्किट तय खाने में गिर गए थे। इन तमाम बातों की रोशनी में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि वो शारिक और समीना ही थे जो कोठी की आग में जलकर राख हो गए थे। उसके साथ ही शहरियों को अब सुकून का सांस लेना नसीब होगा। रविया शाहपरी, समीना और 9 लक्का ने भी अखबार पढ़ा था और अब वो मजे ले लेकर उस खबर पर तबसरे कर रहे थे। चलो किस्सा खत्म हुआ। 9 लक्के ने कहा, अब पुलिस को तुम लोगों की तलाश नहीं होगी। हाजी ने भी सुख का सांस लिया होगा। मेरा मशवरा यह है कि कोई नया पंगा लेने की बजाय अब इस मुल्क से निकलने की तैयारी करो। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। 9 लक्का भाई ठीक कह रहे हैं, रदिया जल्दी से बोली। अब अपना बोरिया भी इस तरह समेटो और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से निकल चलो। क्या तुम लोग समझते हो कि पुलिस के आला अफसरों ने और हाजी ने हमारी मौत का यकीन कर लिया होगा? शारिक ने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे यकीन है कि हकायक को छुपाने के लिए इस किस्म की खबर अखबारात को जारी की गई है। वो चंद दमों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। मां दरअसल ये है कि जब किसी एक बात के हवाले से हुकूमत पर आवाम का दबाव बढ़ जाता है तो आवाम को मुतमईन करने के लिए इस किस्म की खबरें जारी की जाती हैं, जबकि हकायक को छुपाया जाता है। क्या इस किस्म का झूठ ज्यादा अरसे तक चल सकता है? रदिया ने कहा। इस किस्म का झूठ चंद रोज से ज्यादा नहीं चलता, शारिक ने कहा, लेकिन आवाम का फौरी दबाव खत्म हो जाता है। उसके 2-4 रोज बाद अगर पोल खुल भी जाए तो वो बात नहीं रहती। इसके अलावा हाजी अब्दुल्ला जैसा शख्स हमारी मौत की खबर को आसानी से हजम नहीं कर सकता। हो सकता है वो ये सोचे कि कोठी को हमने जानबूझकर आग लगाई थी और वो लाशें किसी और की हों।
ऐसा ना तो एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। नौलखा बोला, वैसे एक मौका तो मिला है, हमें खामोशी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। शायद तुम बहुत ज्यादा बददिल हो गए हो, शार्क बोला। नहीं यार शार्क बाबू, ये बात नहीं, नौलखा बोला। सारी जिंदगी गुजर गई पुलिस से आंख बचोल्दी खेलते हुए, अब दिल चाहता है कुछ दिन सुकून और आराम से गुजार लें। ठीक है, शार्क गहरा सांस लेते हुए बोला।